हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज जो हम पेपर देखेंगे ये जनरल नॉलेज का पेपर है और ये पेपर पूछा गया पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है। किस एग्ज़ाम में पूछा गया था? तो DFCCIL के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और पोस्ट किस पोस्ट के लिए पूछा गया है? तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए पूछा गया है, जो 2018 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें 12 क्वेश्चन है और 12 मार्क्स का, मतलब 12 क्वेश्चन आता है और 12 मार्क्स का आता है। आपका टोटल एग्ज़ाम जो होता है वो 120 क्वेश्चन होता है और 120 मार्क्स भी रहता है, जिसमें से आपका 12 मार्क्स और 12 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज का होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हमें लगा करके, क्योंकि ये क्वेश्चन आना नहीं है, रिपीट नहीं होना है, लेकिन हमें इसको लगा करके बेनिफिट ये होगा कि हमें आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो उसके हम आसपास के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आसपास के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हमें एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पीकर द्वारा लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नामित किया गया है? तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर 4 है, लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया। लेकिन ये 2018 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग है। कब के? 2018 के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि लोकसभा, जैसे कि यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहा है तो लोकसभा के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो आपको इससे रिलीवेंट टॉपिक का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात, अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, बिरला। और क्या कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना है? तो 552, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अभी वर्तमान में जो ये तो मैक्सिमम है, इतना सीट पर इलेक्शन नहीं होता है, तो वर्तमान में कितना है? तो 545 सीट पे इलेक्शन होता है, आपको ये भी याद रहना चाहिए। लोकसभा का जो मेंबर का कितना, मतलब मिनिमम एज जो होता है वो कितना होता है? तो आप बोलिएगा 25। अब राज्यसभा का भी थोड़ा देख लीजिए, राज्यसभा का तो इसका कितना होता है? 30 ईयर होता है, मिनिमम एज है ये सब। ठीक है, अगर इसी में आपको एक टर्म और इंट्रोड्यूस अगर हम कर दें तो क्या, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट प्लस में कौन? गवर्नर। गवर्नर, इन दोनों का एज जो होता है मिनिमम कितना होता है? तो 35 ईयर होता है। तो ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको इन तीनों को भी याद रखना है। ठीक है, तो ये आप देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना। जैसे कि आपको ये पूछा जा सकता है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे GV मावलेंकर थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं कि जैसे कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 81, मतलब 81 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो इन सब चीज़ों को अब आपको इसके इर्द गिर्द में याद रख के चलना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2018 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कमीशन किए गए स्वदेशी निर्मित पेट्रोल पोत का नाम क्या है? तो देखिए ये फिर भी ये करंट अफेयर हो गया, फिर से ये करंट अफेयर हो रहा है। मतलब हमें 2018 का करंट अफेयर, 2018 में एग्जाम हुआ था तो उस टाइम के करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो ये था कौन? इसका मैं नीचे लिख देता हूँ, ICGS विजय। इसका फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप होता है। तो अब इससे क्वेश्चन से हमें क्या पता लगा? ये क्वेश्चन तो हमें रिपीट नहीं होगा, लेकिन इससे ये पता लग गया कि हमें थल सेना का जो भी एक्टिविटी है अभी उसमें कौन क्या है ये याद रखना है। प्लस में क्या, जल सेना का एक्टिविटी, प्लस में उसमें कौन क्या है ये याद रखना है। प्लस में वायुसेना की एक्टिविटी, उसमें कौन क्या है ये हमें याद रखना है। तो हमें इन तीनों को पढ़ के जाना है। हो सकता है कि हमें एक क्वेश्चन यहाँ से करंट का देखने को मिल जाए जो 2020 का एक्टिविटी है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो देखिए ये क्वेश्चन स्टैटिक है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, सूरत। आपको इसमें और चीज़ें क्या याद रखना है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, बस 1 मिनट में। देखिए आपको ये याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी सब जो भारत में आया उसका क्रम क्या था, क्रम जो आने का क्रम क्या था? तो पहले नंबर पे कौन है? तो आप बोलिएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल पहले नंबर पे आया। दूसरे नंबर पे कौन आया? तो डच। तीसरे नंबर पे अंग्रेज आया।
चौथे आप आगे ले लीजिए तो फ्रेंच ले लीजिए, ठीक है। ये आने का क्रम है, लेकिन इनका कंपनी स्थापित होने का क्रम चेंज हो जाता है। पहला नंबर पे तो ये रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब दूसरे नंबर पे इंग्लिश हो जाता है। पहला नंबर पे ये रहते हैं, दूसरे नंबर पे अंग्रेज हो जाता है, तीसरे नंबर पे डच, और उसके बाद चले जाते हैं चौथे पाँचवें पे कौन, फ्रेंच चले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे, जो पुर्तगाल थे, तो ये किए थे कोचीन में। मैं यहाँ डायरेक्ट इसमें लगा देता हूँ, ये कोचीन में किए थे। डच कहाँ किए थे, तो ये किए थे मासूलीपट्टनम में। दूसरा नंबर पे तो ऐसे किए थे कौन, तो ये अंग्रेज किए थे, तो ये कहाँ किए थे, तो सूरत में किए थे। ये पहला जो पुर्तगाल था ये कोचिंग में, दूसरा जो अंग्रेज था ये सूरत में, ठीक है। और ये जो था डच, ये मासूलीपट्टनम में, ये थर्ड नंबर पे किया था, मासूलीपट्टनम में किया था। और फ्रेंच जो है ये फिर से कहाँ किया था, तो सूरत में। तो मतलब अंग्रेज और फ्रेंच, ये दोनों, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, अपना कारखाना, पहला कारखाना कहाँ लगाया था, तो सूरत में, और पुर्तगाल कोचीन में, और डच जो है ये मासूलीपट्टनम में लगाया था अपना पहला कारखाना। तो इस ढंग से आपको सबको याद रखना है कि आने का क्रम क्या था, कारखाना लगाने का क्रम क्या था, और उसके बाद कहाँ पर लगाया था। अगर हो सके आप अगर ईयर याद रख सकते हैं तो वो भी रख लीजिएगा, क्योंकि वो भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा से संबंधित इसमें अनुच्छेद है, ये है ऑप्शन नंबर 2, 29 नंबर आर्टिकल जो है ये संबंधित है। इसमें जो आर्टिकल और दिया गया है ये सभी के सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो हम सभी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए पहले नंबर क्या है कि 29 तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। इसमें आर्टिकल 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। इसी में आर्टिकल 24 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चा होगा उसको किसी भी कारखाना में या जहाँ पे जोखिम भरा काम होता होगा वहाँ पे इसको क्या करना है, नियुक्ति नहीं करना है, इसको नियुक्त नहीं करना है, ठीक है। मतलब नियुक्त इसको नहीं करना है। जो 14 वर्ष से कम का बच्चा है उसको कारखाना में या जहाँ भी जोखिम भरा काम हो रहा होगा वहाँ नियुक्त नहीं करना, ये आर्टिकल 24 में कहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है, महिला वनडे में सर्वाधिक मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है। तो देखिए ये है किसके नाम है, तो मिताली राज के नाम है। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल रहा है कि 2020 का जो भी इम्पोर्टेंट क्रिकेट का जो टर्म है, मतलब क्रिकेट से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उसको आपको याद रखना है 2020 का। और 2021 में भी जो अभी तक चला है उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला, क्योंकि हमें क्रिकेट के बारे में भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है, स्पोर्ट के बारे में, तो हमें उसको देख के जाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डैश डैश का सदस्य राज्यसभा के सदस्य की अवधि के लिए चुना जाता है। तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका अवधि कितना होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखिए राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, कार्यकाल होता है, ठीक है, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के जो सदस्य होता है उसका मिनिमम एज क्या होता है, तो 30 ईयर होता है। मैं पीछे भी बता दिया हूँ, ठीक है, 30 ईयर होता है। और क्या पूछा जाता है कि राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उसमें से 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो होता है प्रत्येक 2 ईयर में रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और इनके प्लेस पे नए न्यू सदस्य को लाया जाता है, इनके प्लेस पे जो रिटायर होता है उनके प्लेस पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको राज्यसभा से याद रखना है। राज्यसभा से एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि कितने आर्टिकल में आता है, तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है। आप एक टर्म छोटा सा याद रखिए, उससे आपको राज्यसभा, लोकसभा और संसद तीनों याद रहेगा। देखिए जैसे कि आप एक सरल, जैसे कोनो चीज़ के कहते हैं ना, मैथ में सरलीकरण कर रहे हैं, तो आप सरल याद रखिए। देखिए स से क्या हो गया, संसद, ये आता है आर्टिकल 79 में। र से क्या हो गया, तो राज्यसभा, ये आता है आर्टिकल 80 में, ठीक है। ल से क्या होगा, लोकसभा, ये आता है आर्टिकल 81 में आता है। तो आप इन तीनों आर्टिकल को याद रखिए, कोई ना कोई आर्टिकल आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने
2018 यूएस ओपन एकल चैंपियन जीता। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो 18 में पूछा गया है, तो ये नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो अभी जो 2020 का चारों ग्रैंड स्लैम जो है, इसमें 3 ही हुआ था 2020 में, एक नहीं हुआ था, विंबलडन नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन 3 हुआ था। 3 कौन कौन हुआ था? तो सबसे पहला कौन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद कौन होता है? यूएस होता है, ठीक है। तो विंबलडन जो हुआ था वो 2020 में नहीं हुआ था। तो इस तीनों का आपको विनर का याद रखना है, विनर का आपको नाम याद रखना है तीनों का, ठीक है। उसके बाद अभी 2021 की अगर मैं बात करूं तो एक हुआ है, कौन? ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया है, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो इस सब को टर्म को आपको एक जगह कलेक्ट करके कहीं भी लिख करके याद रखना है। मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हमारा पर्पस ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें ये सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है, जो अभी आगे मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हालांकि ऑप्शन नंबर 2 हो जाता, नोवाक जोकोविच, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं जो 2018 में पूछा गया। हमें अब इस सबसे मतलब हो गया जो 2020 में 3 हुआ था उससे मतलब हो गया, और 2021 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया उससे मतलब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आपसे पूछें तो मध्य प्रदेश होता है, हीरा, ठीक है। आपको और सब कुछ भी याद रहना चाहिए कि प्रथम स्थान पे भारत में कौन है। तो अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ जो है फर्स्ट स्थान पर किस में है? तो कोयला उत्पादन में, कोयला उत्पादन में। किसी के दिमाग में झारखंड तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि झारखंड जो है ये भंडारण में है पहले स्थान पर, भंडारण में है ये फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, लेकिन ये है किसमें? उत्पादन में है फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। भंडारण क्या? कोयला, कोयला, और ये उत्पादन में है फर्स्ट स्थान पर, उत्पादन में है फर्स्ट स्थान पर। ओडिशा जो है ये लौह उत्पादन में है फर्स्ट स्थान पे, लौह यानी कि जो लोहा का उत्पादन होता है उसमें है फर्स्ट स्थान पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरियम जो है, थोरियम मैक्सिमम किस राज्य में है? मैक्सिमम, तो ये जो है केरल में है, केरल में है जो मैक्सिमम थोरियम पाया जाता है। संसार का सबसे ज़्यादा थोरियम जो है ये केरल में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध बुक ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी.एस. नैपाल। देखिए ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। आप चारों के चारों ऑप्शन का ध्यान रखिए क्योंकि चारों में से आपको कोई भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो देखिए विक्रम सेठ का जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो बुक है वो ऐसे तो बहुत है, लेकिन मैं 2 बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है द सुइटेबल बॉय और दूसरा है द गोल्डन गेट, ठीक है। आप लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं तो। क्या है? सुइटेबल बॉय और दूसरा द गोल्डन गेट, ठीक है। अरविंद अडिगा का एक वो बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई सारा बुक है लेकिन जो खास इंपॉर्टेंट है वो क्या है? द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से जो अरुंधति राय का है वो कौन सा है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आप इस क्वेश्चन को नोट बना लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, या तो फिर कहीं बुक से कलेक्ट कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ यहाँ लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा तो क्वेश्चन ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और मेरा पर्पस है कि आपको सिर्फ जानकारी देना इस वीडियो से कि आपका क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें मैं अभी जो 21 में पूछा जाएगा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि 2018 में एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो देखिए अभी 2018 में जो हुआ था ये करंट अफेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो भी खेल 2018 में हुआ है ये सब इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो खेल होता है ये 4 साल के बाद जो खेल होता है वो अभी 22 में होगा, तो मतलब अभी 22 वाला खेल नहीं हुआ है, तो हमारे लिए 18 का खेल इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 69 है। इसमें भारत ने क्या किया था कि 15 गोल्ड मेडल जीते थे, प्लस में 24 रजत, और 30 जो जीते थे वो क्या? कांस्य पदक जीते थे, कांस्य पदक 30 जीते थे, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या लग रहा है कि आपको और क्या क्या याद रहना चाहिए? तो जो भी खेल जो 22 में होने वाला है और 18 में पहले हुआ है, तो 22 में कहाँ होने वाला है वो प्लेस हमें याद होना चाहिए, और 18 में हुआ था तो भारत ने कितना मेडल जीता था, उसमें भारत का जो पहला गोल्ड मेडल कौन जीता था। तो ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए, जो ये एशियाई खेल जो है ये फर्स्ट टाइम भी भारत में ही हुआ था, भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, अब आपको 2018 में ये खेल कहाँ हुआ था? तो 2018 में ये खेल हुआ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ? जकार्ता में, जकार्ता में हुआ था। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम ही हैं, नाम है तो मैं इसीलिए इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, थोड़ा आसान होता है। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ था। अब आपको ये भी प्लेस याद होना चाहिए कि ये अब 18 में हुआ था, तो अब कब होगा? 2022 में होगा। तो अब ये कहाँ होगा? तो हांगझो, हांगझो चाइना में होगा। कहाँ? हांगझो एक जगह है, कहाँ? चीन में, वहाँ पे होगा। तो इससे आपको इतना चीज़ें पता होना चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी खेल अभी 22 में होने वाला है उसका प्लेस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अब नेक्स्ट कॉमनवेल्थ कहाँ होगा? ठीक है, फीफा जो पीछे हुआ था उसमें कौन देश जीता है, कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? ये सब चीज़ें आपको याद रखना था। इस क्वेश्चन से मैं ये पता लगा कि आपको इस तरह का जो भी खेल हुआ था उस सबको आपको याद रखना, जो अभी पीछे हुआ था उसका और जो आगे होने वाला वो कहाँ पे होने वाला, वो चीज़ें याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टैटिक का पार्ट हो जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 525 मिलियन डॉलर के ऋण का मंजूरी दी थी? तो देखिए ये तो पहले दिया था, अब ये सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसका ऑप्शन जो है 4, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होता ये ऑप्शन नंबर ए होता, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया था। लेकिन अब मैं इस चारों ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करके बता देता हूँ ताकि काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। देखिए पहली बात क्या है कि न्यू, पहला मैं ऑप्शन ए ही लेता हूँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2014 में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो जो ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स देश के जो सदस्य हैं वही सदस्य ने इसकी स्थापना किए थे। इस बैंक के, ब्रिक्स देश के सदस्य ने इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किए थे। और इनका पर्पस क्या था कि ब्रिक्स देश के जो सदस्य उनमें से किसी भी देश का अगर जो बुनियादी ढांचा में अगर किसी भी तरह के कमी रह जाता है तो उसको क्षतिपूर्ति को मतलब अच्छा करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए इस बैंक से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से उनको पैसा दिया जाएगा। इस ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सबसे लास्ट में जुटा था साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। एक चीज़ और आप यहाँ याद रख सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये संघाई में है। कहाँ पे है? संघाई। और ये कहाँ पे है संघाई? तो ये चीन में है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। अगर मैं 2 की बात करूँ, ठीक है, तो 2 में कौन सा है? तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। क्या कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में इसका स्थापना हुआ था। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? ठीक है, प्रमुख, अगर प्रमुख की बात करूं तो इसका है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, आप फुल फॉर्म आप खुद लिख लीजिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जो हेड क्वार्टर बोलते हैं जिसको, ये कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा सा ऑप्शन सी का, मतलब 3 नंबर जो सी में दिया हुआ 3 नंबर है, तो एशियाई विकास बैंक। ठीक है, जिसको हम ADB बोलते हैं, ADB, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में इसका स्थापना हुआ था। और इसमें एक चीज़ और, आप इसका हेड क्वार्टर भी इसका याद रख सकते, कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है,
फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन बच गया और इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 में है, जिसको आप डी भी बोल सकते हैं 4 भी बोल सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक संस्था द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो इसका मतलब कौन सा रिपोर्ट जारी किया, तो ये भी पूछा जा सकता है। IMF के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सब रिपोर्ट भी जो अभी करेंट रिपोर्ट है जो 2020 का है, ये आप देख लीजिएगा। जो 2021 में कुछ जारी हुआ होगा वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1900, इसका भी स्थापना 44 में हुआ था। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में है, DC वाशिंगटन में इसका भी हेड क्वार्टर है, ठीक है। इसका अभी प्रमुख कौन है, प्रमुख इसका इम्पोर्टेंट है, प्रमुख तो कौन है, डेविड मालपस है, ठीक है। आप इसको फुल फॉर्म खुद ही लिख लीजिएगा, डेविड मालपास। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप 12 ही हैं, ठीक है, और 12 ही मार्क्स का आएगा भी। लेकिन आपको पता है कि जब मेरिट डिसाइड होगा तो एक एक पॉइंट में भी वैल्यू हो जाएगा नंबर का। तो ये आप ना समझिए कि जनरल स्टडी बहुत बड़ा होता है टॉपिक और 12 नंबर के हम छोड़ देते हैं, कोई और टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, नहीं। आपको ये टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि आज के डेट में सभी एग्जाम का कट ऑफ इतना हाई जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके मतलब ये है कि आपका सब टॉपिक अच्छा होना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हर दिन एक सेट, बस जैसे एग्जाम का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में एक सेट लेकर के आऊँगा और अच्छे से डिस्कस करूंगा। और 12 ही क्वेश्चन रहेगा एक सेट में, और भी चीज़ का सेट भी लाऊंगा जो इस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, DFCCIL के लिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, बाय, जय हिंद।